Hello everyone. Today we will discuss solution of second order differential equation by changing the independent variable method. Okay. So आज की क्लास में हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे एंड किस मेथड से सॉल्व करेंगे? चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड. ओके. सो देखिए कैसे हम सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल मेथड से. ओके. सो देखिए सबसे पहले हम सेकंड ऑर्डर की एक डिफरेंशियल इक्वेशन ले लेते हैं जो हमारे पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म में सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है, तो उसे देखेंगे वो क्या होती है. ठीक है. सो लेट d2y by dx2 plus p dy by dx plus qy equal to r. You can say it equation 1. Okay, so let this be a second order differential equation. तो देखिए हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है d2y by dx2 प्लस p dy by dx प्लस qy इक्वल टू r, जिसे हमने इक्वेशन नंबर 1 बोला है. ठीक है. सो ये क्या है? एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड यू नो वेरी वेल हेयर p q r आर द फंक्शन ऑफ x. ओके. और इट मे बी कांस्टेंट. ओके. सो एंड d2y by dx2 का जो कोफिशिएंट होता है इस स्टैंडर्ड फॉर्म में वो कितना होता है? 1 होता है. तो सपोज ये हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है एंड हम इसे सोल्व करना चाहते हैं चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. ओके. सो देखिए अगर इस डिफरेंशियल इक्वेशन की बात करें तो इसमें y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है एंड ये x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो जैसा कि मेथड का नियम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो कहने का मतलब हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एक दूसरी डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस्ड करेंगे और जिसमें क्या होगा कि जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो चेंज हो जाएगा, मतलब x जो है एक न्यू वेरिएबल में चेंज हो जाएगा. सो इसलिए इस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका नेम क्या है? चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल, बिकॉज हम इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसे चेंज कर लेते हैं. तो देखिए इसका थोड़ा सा डेरिवेशन देख लेते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद हमें इस पे क्वेश्चन करना होगा. ठीक है. तो देखिए क्या करते हैं हम. लेट z इक्वल टू एफ एक्स, हमने एक वेरिएबल न्यू वेरिएबल लिया है यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया है z, और z जो है वो किसका फंक्शन है? x का फंक्शन है. ठीक है. सो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं. एंड वी नो दैट dy by dx इक्वल टू, आप dy by dx को कैसे लिख सकते हैं? dy by dz इंटू dz अपॉन dx, इस तरह से लिख सकते हैं. ठीक है. सो ये dy by dx हो जाएगा. इसी तरह से सपोज ये अब इक्वेशन 3 बोल सकते हैं आप इसे. एंड d2y by dx2 इट इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ y. सो आप इसे क्या लिख सकते हैं? d अपॉन डी एक्स ऑफ dy by dx. ये dy by dx है, फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव है उसका. अगर x के रेस्पेक्ट में एक बार वो डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपको तो क्या मिल जाएगा? d2y by dx2 मिल जाएगा. अब ये d अपॉन डी एक्स तो एज इट इज़ रहेगा. इस dy by dx की वैल्यू ये है आपकी, ये यहाँ पर पुट कर सकते हैं dy by dz इंटू dz अपॉन dx. ओके. सो इससे आप d2 by dx2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे. कैसे? d2 by dx2 हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन. तो इसका डिफरेंशियल करेंगे तो फर्स्ट एज इट इज़ dy by dz एज इट इज़. इसका जब x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे तो हो जाएगा d2z अपॉन dx2 प्लस सेकंड एज इट इज़ है इस बार dz अपॉन dx. ठीक है. अब dy by dz का डिफरेंशियल करेंगे आप किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में. तो इसका हो जाएगा पहले z के रेस्पेक्ट में होगा d2y by dz2 और z के डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर dz अपॉन dx, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर हो जाएगा. सो इसे आप इक्वेशन नंबर 4 बोल सकते हैं. ठीक है. अब आप क्या करेंगे? ये इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 से यहाँ पर
dx2 की वैल्यू और यहाँ पर dx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारे पास एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो देख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4, और यू कैन से ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ dy/dx एंड d2/dx2 इन इक्वेशन नंबर 1 फ्रॉम इक्वेशन 3 and 4। तो देखिए वैल्यू इसमें पुट कर देंगे हम। जब हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, यहाँ पर d2/dx2 की वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पर dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे, तो ये जो इक्वेशन है ये कुछ इस टाइप से हो जाएगी, dy/dz इंटू d2z/dx2, ओके, प्लस dz/dx होल स्क्वायर इंटू d2y/dz², ओके, प्लस p dy/d, यहाँ पर ये p dy/dx की वैल्यू पुट करेंगे तो dy/dx कितना था, dy/dz इंटू dz/dx, प्लस ये q कितना है, q के साथ यहाँ पर y = r। ठीक है, अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम एक न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं हम, ये देखिए यहाँ पर इसे हम लिख सकते हैं, इट कैन बी रिटन एज d2y, ये d2y अपॉन dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1 = y = r1। सो इसे हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। कब, अगर आप यहाँ पर p1 की वैल्यू, वेयर p1 जो होगा वो हो जाएगा आपका d2z अपॉन dx2 प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx², और ये हो जाएगा q हो जाएगा, आप q1 को लिख सकते हैं q अपॉन dz/dx होल स्क्वायर, एंड r1 को लिख सकते हैं आप r1 = r/dz/dx²। ओके, सो इसमें क्या करेंगे, इस इक्वेशन से ये इक्वेशन कैसे आई है, इस पूरी इक्वेशन में आप dz/dx का जो होल स्क्वायर है इससे डिवाइड कर देंगे, तो आपको ये एक न्यू इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, जहाँ पर p1 कितना होगा, ये होगा, q1 कितना होगा, ये होगा, एंड r1 कितना होगा, ये होगा। सो इसका मतलब ये है कि ये एक आपको न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो इस मेथड में करना क्या है, आपको डेरिवेशंस तो आपको करना नहीं है, सो मैंने ये डेरिवेशंस आपको बताया। तो इसमें क्या करना है आपको, ये d2/dz2 प्लस p1 dy/dz प्लस q1 y = r1, ये आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन थी, और इससे ये डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूस हो गई इसमें। ठीक है, सो इसमें क्या है कि आप देख रहे हैं दोनों डिफरेंशियल इक्वेशन में, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है फर्स्ट वाली, इसमें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, x है, और ये जो न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन आपको आई है इसे बोलते हैं न्यू रिड्यूस्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z है। तो कहने का मतलब ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ये आपने चेंज कर दिया। ठीक है, सो कहने का मतलब इसीलिए इस मेथड का नेम है चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, सो अब आपको इस मेथड का क्या वर्किंग रूल है, मतलब यहाँ पर ये इस इक्वेशन से आपको ये इक्वेशन को याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि p1 की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, ये p1 की वैल्यू होती है, एंड ये q1 की वैल्यू होती है, एंड ये r1 की वैल्यू होती है। तो एक तरह से आपको चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के लिए एक तो ये न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन को याद रखना है, और एक ये p1, q1 और r1 के जो फॉर्मूले हैं उनको भी आपको याद रखना है, तभी आप चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किसी सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसे सोल्व कर पाएंगे। तो ये तो इसका मेथड्स था, इससे तो हमने फॉर्मूले प्रूफ किए। ठीक है, ये p1, q1 और r1 के। अब हमें इसका वर्किंग रूल समझना है। ठीक है, और बहुत सबसे पहले वर्किंग रूल को समझने से पहले एक बात आपको याद रखनी है कि सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन अगर आप जो है
चेंजिंग द इंडिपेंडेंट मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो इसकी एक कंडीशन है कि P1 एंड Q1 शुड बी कांस्टेंट। सो चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से वही सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगी जिसमें P1 और Q1 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, कांस्टेंट होगी। ठीक है, बिकॉज अगर P1 और Q1 कांस्टेंट नहीं होंगे तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट नहीं होगी, फिर आप इसका CF एंड PI फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए क्या ज़रूरी है कि P1 एंड Q1 ये P1 एंड Q1 जो दोनों कोफिशिएंट हैं इनका कांस्टेंट्स होना ज़रूरी है। ठीक है, सो अगर ये कांस्टेंट्स होंगे तभी ये मेथड आप अप्लाई कर पाएंगे किसी सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन पर, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, सो देखिए ये तो था मेथड। अब इसका वर्किंग रूल देख लेते हैं हम। ठीक है, तो ये इक्वेशन और ये फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब इसके वर्किंग रूल की बात करेंगे कि चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कितने स्टेप्स होंगे और वो स्टेप्स क्या क्या होंगे। ठीक है, तो देखिए वर्किंग रूल को देख लेते हैं। सो वर्किंग रूल की बात करेंगे तो स्टेप फर्स्ट होगा हमारा, सबसे पहला स्टेप होता है हमारा मेक द कोफिशिएंट ऑफ d2y by dx2 एज 1। ठीक है, इसके कोफिशिएंट को हम 1 बनाएंगे इफ़ इट इज़ नॉट सो। इसका मतलब अगर वो 1 नहीं है तो सबसे पहले आप उसकी d2/dx2 का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाएंगे। ये फर्स्ट स्टेप होता है। नेक्स्ट स्टेप में जब इसका कोफिशिएंट 1 हो जाएगा तब जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगी उसकी कंपेयर करेंगे आप। कंपेयर विद किस डिफरेंशियल इक्वेशन से, सेकंड ऑर्डर की जो स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन होती है d2y/dx2 p dy/dx प्लस Q y इक्वल टू R से। तो जब इससे आप कंपेयर करेंगे इस डिफरेंशियल इक्वेशन की, देन आपको क्या मिल जाएगा, एंड गेट P एंड Q। P और Q की वैल्यू मिल जाएगी, P Q एंड R की वैल्यू आपको P, Q एंड R की वैल्यू आपको मिल जाएगी जब इससे आप कंपेयर करेंगे तो। ठीक है, तो ये स्टेप 2 था। स्टेप 3 देख लेते हैं। स्टेप 3 में क्या करना है आपको। स्टेप 3 में क्या करना है आपको, चूज द वैल्यू ऑफ dz अपॉन dx होल स्क्वायर फ्रॉम Q। ये Q से वैल्यू इसकी चूज कर लेनी है आपको, और Q से ऐसी वैल्यू चूज करनी है या तो टोटल Q के इक्वल भी हो जाएगा। अगर किसी केस में आप इसे डायरेक्ट, ज़्यादातर केसेस में Q के इक्वल लिया जाएगा, बट कुछ केसेस में Q में से कुछ पोर्शन आपको अवॉइड करना पड़ेगा। तो वो कैसे करेंगे अवॉइड, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक स्क्वायर है, जो स्क्वायर होता है वो पॉजिटिव होता है। तो कहने का मतलब ये हमेशा dz अपॉन dx स्क्वायर जो भी लेना है आपको, ये कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। पॉजिटिव होना चाहिए इसका मतलब अगर Q आपका नेगेटिव दिया हुआ है तो सपोज Q है आपका नेगेटिव 4x², तो ये नेगेटिव आप नहीं लेंगे। ये dz अपॉन dx स्क्वायर कितना लेंगे, 4x²। नेगेटिव वहाँ पे छोड़ देंगे, बिकॉज ये स्क्वायर जो होता है वो नेगेटिव नहीं होता है। एंड दूसरी बात एक और है, dz अपॉन dx का होल स्क्वायर जो लेंगे आप, वो ऐसा सपोज अगर आपके पास ये है, जैसे कोई ऐसी वैल्यू है कि जिसका रूट आप नहीं फाइंड कर सकते, जो परफेक्ट स्क्वायर होगा वो लेंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पर ये गिवन है आपका x, सो x नहीं लेंगे। अगर x² होगा तो x² लेंगे, बिकॉज x² क्या है, x का परफेक्ट स्क्वायर है। जैसे x⁴ क्या है, x² का होल स्क्वायर है। तो वो नंबर आपको यहाँ पर लेना है, वो लेना है जिसका परफेक्ट स्क्वायर
यहाँ पर हो, जिसका मतलब आप रूट फाइंड कर सकें। ठीक है, ठीक है, मतलब विदाउट सर्च लेना है आपको। ठीक है, जिसमें अंडर रूट का साइन नहीं आए कि आप मान लो ये ले लिया आपने, टू दे रखा है यहाँ पर 2x², तो यहाँ पर सपोज q है 2x², तो 2 को छोड़ देंगे, बिकॉज 2 का अगर आप रूट लेते हैं तो अंडर रूट 2 आ जाएगा। ठीक है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। अगर होता 4 तो 4 को आप ले लेंगे, क्योंकि 4 का स्क्वायर जो स्क्वायर रूट आप फाइंड कर सकते हैं, वो पूरा स्क्वायर रूट उसका निकल जाता है, बिकॉज 4 जो होता है वो परफेक्ट नंबर होता है। ठीक है, तो इस तरह से dz/dx² की वैल्यू आपको स्टेप 3 में फाइंड कर लेनी है। एंड जब dz/dx की वैल्यू फाइंड आ जाएगी कर लेंगे तो dz/dx की वैल्यू भी आप फाइंड कर लेंगे दोनों साइड स्क्वायर रूट करने से। ठीक है, और इससे आप z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब dz/dx की वैल्यू आ जाएगी आपकी, तो उससे फिर आप z की वैल्यू भी यहाँ पर फाइंड कर लेंगे एक बार इंटीग्रल करके x के रेस्पेक्ट में। ठीक है, सो स्टेप 4 में आपको स्टेप 3 में जो है आपको dz/dx² चूज कर लेना है, और इसी स्टेप में आपको dz/dx जो है उसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। या कभी कभी हम ऐसा भी कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो इसे स्टेप 3 में इसकी वैल्यू चूज कर लीजिए, स्टेप 4 में इससे आप dz/dx की वैल्यू फाइंड कर लेना एंड z की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो स्टेप 4 में dz/dx की वैल्यू फाइंड कर लेना और z की वैल्यू फाइंड कर लेंगे आप इसकी हेल्प से। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद स्टेप 4 के बाद होगा आपका स्टेप 5। देखिए स्टेप 5 में क्या करना है आपको। स्टेप 5 में आपको फाइंड करना है, टू फाइंड आउट P1, Q1 एंड R1। इन तीनों की वैल्यूज़ को आपको फाइंड कर लेना है। कौन से फॉर्मूले से? P1 का फॉर्मूला जो हमने आपको बताया था, क्या था? d2z/dx2 प्लस P/dz/dx अपॉन dz/dx होल स्क्वायर। इससे P1 फाइंड हो जाएगा, इससे Q1 हो जाएगा, और इससे आपका R1 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज P Q R को आप सेकंड स्टेप में फाइंड कर चुके हैं, और ये dz/dx की जो वैल्यू है, ये dz/dx की जो वैल्यू है इसका स्क्वायर, इसको थर्ड स्टेप में फाइंड कर चुके हैं। तो इनकी वैल्यू यहाँ पर पुट करने से आपको यहाँ पर स्टेप 5 में P1, Q1 और R1 की वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, अब जब ये आप करेंगे इसके बाद, तो इसके बाद क्या होगा, स्टेप 5 के बाद होगा आपका स्टेप 6। स्टेप 6 में आप न्यू रिड्यूस डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन लेंगे। वो क्या होती है, जिसमें वेरिएबल चेंज हो जाएगा, d2y/dz2 प्लस P1 dy/dz प्लस Q1 y=R1। सो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप बनाएंगे, न्यू इक्वेशन को, और ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है अब ये किस में बन जाएगी, y और z में। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करके आप CF प्लस PI से y की वैल्यू फाइंड करेंगे। बट ये वैल्यू किस में होगी y की, ये z की टर्म में होगी। सो देन आप क्या करेंगे इस स्टेप में, फिर आप यहाँ पर ये जो आपका आंसर होगा ये किस में होगा, इन टर्म्स ऑफ z, और बाद में आप इसमें क्या करेंगे, z की वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे। आफ्टर पुटिंग द वैल्यू ऑफ z यू विल गेट योर आंसर इन टर्म्स ऑफ x की टर्म्स में आपका आंसर आ जाएगा। सो वो क्या होगा, जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन होगी, उसका आंसर आपको फाइनल आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। जो भी वेरिएबल स्टार्टिंग में गिवन था, स्टार्टिंग में आपको अगर x में गिवन है डिफरेंशियल इक्वेशन, इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, तो वो x में ही आपको आंसर मिल जाएगा। जो आपने अपनी साइड से जो ये वेरिएबल एज्यूम किया था z, वो यहाँ से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, सो इस तरह से हम 6 स्टेप में चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं।
तो अब देखिए इस पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम, ठीक है। तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन है, सोल्व d2y/dx2 प्लस 10x इंटू वाई प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0 बाई चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो अब हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पर गिवन है और उसे हमें चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सोल्व करना है। तो देखिए सॉल्यूशन कैसे करेंगे। ये डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी, d2y/dx2 प्लस 10x, ऐसे लिख सकते हैं आप इसे, y प्लस कोस स्क्वायर एक्स इंटू वाई इक्वल टू 0, ठीक है। सो स्टेप फर्स्ट हमारा क्या था, स्टेप फर्स्ट है हमारा कि d2y/dx2 का जो कोफिशिएंट है उसे 1 बनाना होता है, अगर वो 1 नहीं है तो। बट यहाँ पर d2y/dx2 का जो कोफिशिएंट है वो ऑलरेडी 1 बना हुआ है, तो आपको इसे 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। सपोज यहाँ पर होता sin x, तो फिर इसे sin x से डिवाइड करके इसे 1 बना लेते, बट यहाँ पर तो 1 ऑलरेडी बना हुआ है, तो स्टेप फर्स्ट में आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप स्टेप सेकंड देखिए। अब स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, इसकी कंपेयर आप कर देंगे ऑन कंपेयर विथ जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है हमारी सेकंड ऑर्डर की, वो होती है d2y/dx2 प्लस p/dy/dx प्लस qy इक्वल टू r। ओके, इससे हम इसकी कंपेयर करेंगे एंड p एंड q की वैल्यू फाइंड करेंगे, p q एंड r की वैल्यू। तो p कितना हो जाएगा, p है यहाँ पर dy/dx का, सॉरी ये यहाँ पर डिफरेंशियल इक्वेशन में dy/dx होगा, ठीक है, ये dy/dx यहाँ पर होगा, ठीक है। तो देखिए ये यहाँ पर p जो है वो किसका कोफिशिएंट होता है, dy/dx का। तो dy/dx का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, 10x, तो यहाँ हम 10x ले लेंगे। q कितना है, q जो होता है वो y का कोफिशिएंट होता है, कितना है, कोस स्क्वायर एक्स। एंड r कितना है, r होता है जो राइट हैंड साइड होती है आपकी 0। सो ये p q और r की वैल्यू आपने फाइंड की, ठीक है। अब आपको इसके बाद जो स्टेप होता है उस स्टेप थर्ड में क्या करना होता है, dz/dx की जो वैल्यू का जो होल स्क्वायर है उसे चूज करना होता है, उसकी वैल्यू को एज्यूम करना होता है। तो लेट dz/dx होल स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है आप किस में से लेते हैं, q में से लेते हैं। तो q कितना है आपका, कोस स्क्वायर एक्स। तो इस कोस स्क्वायर एक्स को आप टोटल ले सकते हैं, बिकॉज कोस स्क्वायर एक्स एक परफेक्ट स्क्वायर भी है, क्योंकि अगर इसका रूट लेंगे तो कोस एक्स मिल जाएगा आपको, अंडर रूट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये पूरा स्क्वायर इसका निकल जाएगा और ये एक पॉजिटिव है। अगर यहाँ पर होता माइनस कोस स्क्वायर एक्स तो फिर माइनस को आपको इग्नोर करना होता, बिकॉज ये स्क्वायर और स्क्वायर नेगेटिव में नहीं होता। तो यहाँ पर ये पॉजिटिव है तो आप पॉजिटिव कोस स्क्वायर एक्स ले सकते हैं। अब इससे आप dz/dx की वैल्यू भी फाइंड करेंगे। सो इसका रूट कर देंगे तो आ जाएगा कोस एक्स, और इससे आप z की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। तो z कितना आ जाएगा आपका, dz आएगा कोस एक्स इंटू डी एक्स। अब इसका इंटीग्रल कर देंगे बोथ साइड, तो यहाँ पर dz का इंटीग्रल हो जाएगा z, और कोस एक्स का इंटीग्रल हो जाएगा आपका साइन एक्स। सो z की जो वैल्यू आपको मिली वो कितनी मिली, साइन एक्स। तो z की वैल्यू आपको यहाँ पर याद रखना है, वो कितनी है, साइन एक्स, ठीक है। इस स्टेप के बाद हमारा नेक्स्ट जो स्टेप होता है उस स्टेप में क्या करना होता है, हमें p1 q1 और r1 की वैल्यूज़ को फाइंड करना होता है। तो देखिए अब p1 की वैल्यू फाइंड करेंगे। p1 का फॉर्मूला होता है d2z/dx2 प्लस p dz/dx अपॉन dz/dx स्क्वायर। ओके, सो यहाँ पर देखिए d2z/dx2 का मतलब है इस dz/dx का एक बार डिफरेंशियल और, तो इसका डिफरेंशियल और कर देंगे आप एक बार, तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, d2z/dx2 की। इसका एक बार डिफरेंशियल करा तो d2z/dx2 हो जाएगा एक बार और डिफरेंशियल, और cos x का डिफरेंशियल हो गया माइनस साइन एक्स। सो इसकी वैल्यू हो गई यहाँ पर माइनस साइन एक्स, और ये प्लस p कितना है आपका, p है आपका 10x, एंड यहाँ पर dz/dx कितना है, dz/dx आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कोस एक्स, और नीचे आपका dz/dx का होल स्क्वायर, वो कितना है, कोस स्क्वायर एक्स। सो देखिए ये हो गया आपका साइन एक्स माइनस का, और इस 10x को आप लिखेंगे साइन एक्स अपॉन कोस एक्स। उस कोस एक्स से कोस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर मिलेगा आपका साइन एक्स और ये कोस स्क्वायर एक्स। अब ये देखिए साइन एक्स और ये माइनस साइन एक्स कैंसिल हो गया, 0 बचा,
तो P1 की जो वैल्यू मिली है आपको वो 0 मिल गई। तो P1 की वैल्यू मिली है आपको 0, और 0 क्या होता है, कांस्टेंट होता है, यानी वेरिएबल नहीं मिला P1 में, और मिलना भी नहीं चाहिए। ठीक है, P1 और Q1 दोनों कांस्टेंट होंगे तभी ये मेथड आप यूज कर पाएंगे, अदरवाइज ये मेथड अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो P1 तो 0 मिल गया आपको। अब देखिए Q1 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए Q1 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। सो Q1 का फॉर्मूला था आपका Q अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स होल स्क्वायर। सभी के फॉर्मूले में P1 में भी और Q1 में भी और R1 में भी, यहाँ नीचे तो ये डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर होता ही है, और Q वाले में यहाँ Q होता है, R वाले में R होता है, R1 वाले में R होता है, लेकिन P1 में थोड़ा सा चेंज है, बस वो आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर Q की वैल्यू पुट करिए। Q की वैल्यू कितनी है, ये Q की वैल्यू है आपकी कोस स्क्वायर एक्स, और डी जेड अपॉन डी एक्स का जो होल स्क्वायर है वो भी कितना है, कोस स्क्वायर एक्स। सो कोस स्क्वायर एक्स से कोस स्क्वायर एक्स कैंसिल, तो Q1 की वैल्यू क्या मिली, 1, और 1 भी क्या होता है, कांस्टेंट होता है। सो Q1 की वैल्यू मिल गई आपको कांस्टेंट, यानी P1 और Q1 दोनों कांस्टेंट मिले, यानी मेथड आप जो है ये अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पर ये एप्लीकेबल है। अब देखिए Q1 के बाद आपको फाइंड करना होगा R1। सो R1 कितना होता है, R अपॉन डी जेड अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर। बट यहाँ पर R कितना है, R है 0, तो 0 को अगर आप इससे डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 0। और R को देखने की ज़रूरत नहीं है आपको कि वो कांस्टेंट मिलता है या वेरिएबल। ठीक है, तो क्योंकि R अगर कांस्टेंट हो, R कांस्टेंट हो या वेरिएबल, R पे डिपेंड नहीं करेगा मेथड की एप्लीकेबिलिटी, वो किस पे डिपेंड करेगी, ओनली P1 एंड Q1 पे डिपेंड करेगी। वो दोनों कांस्टेंट होने चाहिए, R पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए P1 Q1 R1 की वैल्यूज़ को आप फाइंड कर चुके हैं। अब आपको क्या करना होगा, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन बनाएंगे। ठीक है, और ये जेड इजिकल टू साइन एक्स है, इसे मैं रफ नहीं कर रहा हूँ बिकॉज इसकी बाद में ज़रूरत पड़ेगी, तो जेड इजिकल टू साइन एक्स को मैं यूज़ करूँगा। सो देखिए न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, न्यू डिफरेंशियल इक्वेशन इज़ d2y बाई डी जेड टू प्लस P1 dy बाई डी जेड प्लस Q1 y इक्वल टू R1। सो ये d2y अपॉन डी जेड टू प्लस P1 की वैल्यू आपने फाइंड की थी, P1 की वैल्यू कितनी मिली थी आपको, आपने फाइंड की थी, ये भी कांस्टेंट मिली थी, तो P1 कितना मिला था आपको, 0 मिला था। तो P1 के प्लेस पे आप कितना पुट कर देंगे, 0, एंड Q1 कितना मिला है आपको, 1, तो Q1 के प्लेस पे 1, और R1 कितना मिला है, 0। तो ये तो टर्म 0 हो जाएगी, ये हो जाएगी d2y बाई डी जेड टू प्लस ये y इक्वल टू 0। और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप लिख सकते हैं किस फॉर्म में, डी की फॉर्म में, तो इसे लिख सकते हैं डी स्क्वायर प्लस 1 वाई इक्वल टू 0। और यहाँ पर डी का जो मतलब है, डी किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, जेड के रेस्पेक्ट में, बिकॉज डिफरेंशियल इक्वेशन में जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है, जेड है। तो देखिए इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को आप सोल्व कर ही सकते हैं। इट इज़ द डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। तो इसके लिए पहले आपको ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करना होगा। सो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, सो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको इसमें डी के प्लेस पे एम पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो गया एम स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। इससे आपको एम की जो वैल्यूज़ मिलेंगी वो कितनी मिलेगी, प्लस माइनस आयोटा, और आप इसे 0 प्लस माइनस आयोटा भी लिख सकते हैं। तो सी एफ कितनी हो जाती है इस केस में, सी एफ आपको पता ही क्या फॉर्मूला होता है, ई टू द पावर एल्फा एक्स। सो एल्फा यहाँ पर 0 है तो ई टू द पावर 0 तो 1 हो जाएगा। सो ये मिलेगा आपका C1 कोस बीटा एक्स, बीटा भी 1 है, आई का कोफिशिएंट, सो C1 कोस एक्स प्लस C2 साइन एक्स। और x नहीं लिखेंगे आप, ये x होता है ना फॉर्मूले में, x कब होता है, जब यहाँ पर जो d का मतलब होता है d अपॉन डी एक्स, मतलब जब यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है, x। लेकिन अब इस डिफरेंशियल इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, z। तो यहाँ पर क्या आएगा, x के प्लेस पे z है, C1 कोस z प्लस C2 साइन z। एंड पी आई इसकी कितनी आएगी, पी आई इसकी आ जाएगी 0, बिकॉज राइट हैंड साइड ये जो क्यू होता है यहाँ पर फंक्शन वो कितना है, 0 है। ठीक है, सो यहाँ पर पी आई कितनी आ गई, 0। तो सॉल्यूशन लिखेंगे। अब देखिए इस डिफरेंशियल इक्वेशन का,
द कंप्लीट सॉल्यूशन इज, कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है, y इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। सो y इक्वल टू सी एफ कितना है आपका, C1 कोस जेड प्लस C2 साइन जेड, ठीक है। और पी आई है आपका जीरो, इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, या लिख दें, ठीक है। अब ये जो आंसर आया है, ये आपका आंसर किस में है, जेड की टर्म्स में। अब आपने जेड की वैल्यू यहाँ पर फाइंड की थी, वो कितनी आई थी, साइन एक्स। तो अब आप इसमें जेड के प्लेस पे साइन एक्स पुट कर दें, तो y इज इक्वल टू C1 कोस साइन एक्स प्लस C2 साइन ऑफ साइन एक्स। यहाँ पर भी साइन एक्स पुट कर दिया, ये जीरो तो लेने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सो ये इट इज़ द कंप्लीट सॉल्यूशन ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। ओके, सो इस तरह से आपने सेकंड ऑर्डर की जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी उसे सॉल्व किया चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाले मेथड से, ठीक है। सो इस तरह से जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है उसे आप इन मेथड्स इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए, जो स्टेप्स हमने इस क्वेश्चन में फॉलो किए हैं, किससे सॉल्व कर सकते हैं, चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल से सॉल्व कर सकते हैं। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या थी कि P1 और Q1 आपके कांस्टेंट होने चाहिए, तभी ये मेथड एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये मेथड एप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से आप चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से डिफरेंशियल इक्वेशन, जो सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके।